नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। राजनीति एक ऐसा खेल जहां पर खेला जाता है शहद और मात का खेल। कौन कब कौन सी चाल चल जाए कहा नहीं जा सकता। साथ खड़े इंसान को कब कौन गिरा दे इसका भी नहीं पता चलता। क्या वाकई राजनीति राज करने के लिए नीति बनाई जाती है, या फिर मौजूदा दौर की राजनीति की बात करें तो देखा जा रहा है कि उन नीतियों का इस्तेमाल किया जाता है जहां से राज छीना जाए। आज राजनीति में इसी पर चर्चा होगी, क्योंकि राजनीति में आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो राजनीति की एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, समाज सेवी हैं, किसानों के हिमायती हैं, उनके हक के लिए लड़ते हैं, बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश धनखड़ की। धनखड़ साहब, स्वागत है आपका हमारे इस राजनीति प्रोग्राम में। जैसे मैंने शुरू में ये कहा कि राजनीति राज करने के लिए नीतियां चलाई जाती हैं, या फिर जो मौजूदा दौर हम राजनीति में देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि किस तरह से राज छीना झपट्टी के लिए वो नीति अपनाई जा रही है। आपके नज़रिए में क्या है ये राजनीति? ये राजनीति वास्तव में जो आपने दोनों अर्थों का आपने खुद इस्तेमाल किया है। राजनीति का पहला अर्थ तो यही है कि किसी राज्य को और अच्छाई की तरफ ले जाने के लिए, किसी राज्य को और अच्छा करने के लिए जो नीति है वो राजनीति है। मैं आपके नजरिए से नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं? मैं वही बता रहा हूँ कि आप देखिए कि एक व्यक्ति के भावों के साथ पूरे देश के भाव बदले उन्होंने। मतलब अब राजनीति बदल रही है, राजनीति के प्रति भाव बदले, इसलिए उसका वाहक कैसा है ये उस पर डिपेंड करता है, वो अर्थ क्या देता है उस पर निर्भर करता है। और आप अपने नजरिए में बताइए, और उसी के एग्जांपल्स दे रहे हैं, आप अपने नजरिए धनखड़ क्या समझते हैं राजनीति को? धनखड़ तो सेवा के रास्ते से आया है। धनखड़ की जो शुरुआत है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाते है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते है। जब शुरू हुए स्वयंसेवक बने 78 में तो सोचा भी नहीं था राजनीति क्या है, उसके अर्थ क्या है। केवल राष्ट्र का काम करना, राष्ट्र को फिर से अच्छा बनाना, परम वैभव पर बैठाना। विद्यार्थी परिषद में आए तो ये समझ बनी कि किस प्रकार से इस देश को और अच्छा कर सकते हैं, जिसको हम नेशनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए काम किया, करने की बात आई बहुत अच्छे लोगों के साथ। आज मदन दास जी देवी, दत्तात्रेय जी, गोविंदाचार्य जी, प्रोफेसर बाल, इन सबके साथ काम करने का मौका मिला, इनके साथ एक टीम में बैठने का मौका मिला। आपको लोग जानते हैं कि आप समाज सेवी हैं, आप किसानों के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। अभी पिछले दिनों आपने अभी रैली भी निकाली, साइकिल रैली निकाली। ये रैली किस मकसद से निकाली? देखिए, ये रैली जो हमने यहाँ पर निकाली है, यहाँ जो किसानों के साथ एक ठगी हुई है, एक धोखा हुआ है। बहुत अच्छे शब्दों में हरियाणा के किसानों को जगह जगह इस प्रकार से रोमांटिसाइज किया गया कि SEZ बनेगा, उस देश के विकास का इंजन बनेगा, सब यहाँ की इकोनॉमी बदल जाएगी, हर घर से एक आदमी को नौकरी देंगे, किसानों को घर बैठे पेंशन की तरह से वार्षिकी मिलेगी, और आपका जो भी बचा हुआ भी कुछ यहाँ गांव है या अपने प्लाट हैं या जो खेत बचे हैं उनकी कीमतें बहुत ऊंचे तक पहुँच जाएंगी। यानी आप सबका बड़ा भारी डेवलपमेंट हो जाएगा। और 8 वर्षों में डेवलपमेंट के नाम पर वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। खरपतवार खड़ी है, हमारे हरियाणवी में जिसको झुंडे कहते हैं वो खड़े हैं, नीलगायें घूम रही हैं, और उसके बाद एक एप्लीकेशंस लगा दी गई कि इसको हम SEZ नहीं बना सकते। अधिकतर लोगों ने एप्लीकेशंस लगाई, SEZ नहीं बन सकते, और इसको डीनोटिफाई। तो धनखड़ साहब, और इतने सालों से ये सब कुछ चल रहा है, आपने पहले क्यों नहीं ये मुद्दा उठाया? और अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं और आप रैली निकाल रहे हैं। इस बात को पूरा कर लें तो डीनोटिफाई वो खुद ही करें, हम नहीं कर सकते। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि केवल ये बड़े बड़े घरानों के लैंड बैंक बन गए, कॉरपोरेट के लैंड बैंक बन गए। इस लड़ाई को हम लगातार जब से किसान मोर्चा में तब से जारी रखे हुए हैं। लेकिन उससे पहले जो चुनाव से पहले जो 5 साल होते हैं उस दौरान आपको किसान याद नहीं आते, तब आप हिमायती नहीं है? मैं तो किसान मोर्चा के नाते लगातार लड़ाई लड़ता रहा हूँ। आपने देखा है कि रेल रोको 2 बार हमने पूरे देश भर में किया है किसानों के दामों के लिए। आपने देखा अधिकार मार्च, मैंने पद यात्राएं एक नहीं अनेक बार कर चुका हूं, कभी बोनस मार्च, कभी किसान अधिकार मार्च, और मैं तो एक हरियाणा में देश भर में चला हूं। किसानों के हकों की लड़ाई लगातार आपकी जारी है, कंटिन्यूस लड़ा हूं पूरे देश। लेकिन अगर हम बात करें भूपेंद्र हुड्डा की जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी पॉलिसीज भी किसानों के लिए चल रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने गेंद आपके पाले में डाल दी है जब से आपकी गवर्नमेंट आई है। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कीजिए, हम समर्थन करेंगे। फिर रिपोर्ट क्यों नहीं लागू होगी? देखिए, 2 पक्ष बिल्कुल साफ साफ हैं, उनको साफ साफ माना जाना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट के 10 साल उनका हिसाब हुड्डा साहब से मांगेंगे। हमारी सरकार अभी 5 साल की बनी है, 5 साल के बाद आप हमसे हिसाब मांग लेना। अगर बीजेपी सत्ता में आती है हरियाणा में
किसानों को किस तरह से आप उनके हितों की बात रखेंगे, उनके लिए काम करेंगे? क्योंकि किसानों का अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब ज़मीन अधिग्रहण की जाती है तो उसके मुताबिक उसे मुआवजा नहीं मिलता। कहा जाता है कि अगर हम किसी किसान की ज़मीन खरीदेंगे, अगर यहाँ पे हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उनके बच्चों को यहाँ पे रोज़गार दिया जाएगा, उनके काम के लिए कहीं ना कहीं और विकल्प ढूंढा जाएगा। किस तरह से आप देखिए, किसानों के 4-5 विषय हैं। आप देखेंगे कि हम हरियाणा देश में नंबर 2 पर गेहूं उत्पादक राज्य है जी, लेकिन हम गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ते बढ़ते वहाँ चले गए हैं जहाँ हमारे ही इलीट लोग मध्य प्रदेश का गेहूं खाने लगे हैं। और यहाँ करनाल बंट के कारण से हम अपने ही उत्पादों की जो क्वालिटी है, पहली बात मैं चाहूँगा कि हरियाणा के उत्पादों की क्वालिटी देश में सबसे अच्छी हो जी, उसके जो भी तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे वो हम अपनाएंगे। दूसरा विषय मैं चाहूँगा कि यहाँ कैंसर का हब बन गया है, ये लाखों कैंसर पेशेंट हरियाणा में हो गए हैं। हमारे खेती के बाई प्रोडक्ट के रूप में कैंसर नहीं हो। तीसरा विषय मैं चाहूँगा कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिले। धनखड़ साहब, एक मुद्दा उठा था रॉबर्ट वाड्रा का। बीजेपी की तरफ से काफ़ी आरोप लगाए गए कि किसानों की ज़मीन को सस्ते भाव में खरीदा गया, फिर दूसरी कंपनी को बेचा गया, फिर खुद खरीदा और उसके कई गुना ज़्यादा भाव बढ़ गए ज़मीन में। अगर बीजेपी की सरकार बनती है हरियाणा में तो क्या रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे इन मुद्दों को लेकर, जो आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है उनकी? देखिए, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ जी कि व्यक्तियों को केंद्रित करके कार्रवाई की जी, जाए। जो भी कार्रवाई हो, जहाँ भी ज़मीनों के, ये इस सरकार को, जो हुड्डा साहब की सरकार है, इसको प्रॉपर्टी डीलिंग सरकार कहते हैं जी, इसमें ऐसे एक नहीं अनेकों घपले हैं जी, ऐसे सारे के सारे घपलों की जांच होनी चाहिए और उस जांच के बाद जो भी कानूनन रास्ता है, उस कानूनन रास्ते में जो भी आते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा है चाहे साधारण है, उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र में जब आपकी सरकार नहीं थी, यूपीए सरकार थी, तो लगातार आप महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम मुद्दे लेकर आए। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, आपकी एनडीए सरकार बनी, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों ने यहाँ तक आपके खिलाफ अब नारेबाजी शुरू कर दी, बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। तो क्या ये चुनावों से पहले जो वादे किए जाते हैं, क्या वो चुनावों के बाद कभी पूरे नहीं होते? जो कांग्रेस कर रही थी वो भी आप पर इल्ज़ाम लग रहा है कि बीजेपी अब वही कर रही है। देखिए, देश भर की इकोनॉमी के लिए जितना समय अभी मिला है वो समय एक तरह से बहुत कम समय है। अभी तो जो गाड़ी चली आ रही थी, अभी तो वही चली है 40 दिन। अपनी प्रायोरिटी तय करने का अवसर, कल अरुण जेटली जी ने भी कहा कि अभी तो जो हम कर रहे हैं आपके खाते का कर रहे हैं। अपनी प्रायोरिटीज तय करने का अवसर इस बजट से मिलेगा। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि जो आपने किया आप उसी को कर रहे हैं। फिर इसका मतलब अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आपके 5 साल ऐसे खत्म हो जाएंगे। आप तो हर मुद्दे को कहेंगे कि ये यूपीए की तरफ से हमें मिला है। भाई ऐसे नहीं, एक समय तक कोई चीज़ आपको आई है तो सारे चेंजेस लाने के लिए, अपनी प्रायोरिटीज तय करने के लिए, रिसोर्सेज को ए स्थान से उठाकर बी स्थान पर लगाने के लिए, देशव्यापी जो सिस्टम है उस सिस्टम में जो ढीलापन है उसको कसने के लिए सरकार को जितना समय चाहिए उतना हो गया क्या? कि मानसून लेट हुआ, यूपीए उत्पादन कम हुआ, इसीलिए हमें वो करवाना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई, इसीलिए हमें डीजल पेट्रोल को उसके दाम बढ़ाने पड़े। ये तो यूपीए सरकार भी कहती थी। यूपीए सरकार 10 साल से काबिज थी वहां पर। यूपीए सरकार के पास उस इकोनॉमी का स्टीयरिंग 10 साल से था। लेकिन सरकार के पास 40 बहुत ज्यादा यकीन था, विश्वास था कि नरेंद्र मोदी आएंगे, एकदम से अगर कम नहीं करेंगे तो बढ़ाएंगे भी नहीं। लोगों को अभी भी पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो पूर्ण ईमानदारी से कर रहे हैं। उनकी इंटेंशन, नीयत अच्छी है, किसी के भी व्यक्तिगत हित की उस समय संभावना नहीं है। जो भी है सब राष्ट्र हित के लिए है। इसलिए लोग रेल जैसे विषय पर तो आराम से, आसानी से अधिक पर खर्चा करने को तैयार हैं। उनको अच्छी से अच्छी गाड़ियां चाहिए, अच्छी से अच्छी सुविधाएं चाहिए, अच्छी से अच्छी स्पीड चाहिए, लोग उसकी बात कर रहे हैं। अगर आपने किराया बढ़ाना था रेल में तो आप एसी क्लास के कोचेज़ का किराया बढ़ा सकते थे, क्योंकि आम आदमी जो गरीब से गरीब है और जो मध्यम वर्ग का इंसान है, परिवार है, वो तो जनरल में सफ़र करता है। आपने उसी में इतना ज़्यादा इजाफा कर दिया। फिर आप किस तरह से कहते हैं कि आम लोगों की ये पार्टी है? देखिए, जो जिस तरह के किराए बढ़े हैं
वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जितना सर, आदमी गाड़ी से उतरकर मैंने जो व्हाट्सएप पर भी जो मैसेजेस पढ़े हैं कि मैं गाड़ी में, सरकार ने जब पिछली बार बढ़ाने की कोशिश की थी, आपने ऐसा चक्का जाम किया संसद में, आपने संसद नहीं चलने दी। लोगों ने कहा कि मैं गाड़ी में 22 रुपए दे के आता हूँ, ऑटो में 200 रुपए देता हूँ। इसलिए लोग यही बात धनखड़ साहब, यही बात यूपीए करती थी तो आप बवाल मचा देते थे, चक्का जाम कर देते थे संसद में कि हाय हाय तोबा, इतनी महंगाई बढ़ गई, आम आदमी कहाँ जाएगा। यूपीए ने तो रेल को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। रेल की सवारी कितनी सुरक्षित रही, और आपने वहां लाकर खड़ा कर दिया, यहाँ पे कोई चढ़ ना पाए आम आदमी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। रेल की सवारी आरामदायक बने, रेल की सवारी सुरक्षित बने, लेकिन आम आदमी के लिए आरामदायक रेल की सवारी में आराम से आप चैटिंग करते जाएं। स्पीड ब्रेकर आ गया उसके सफर में, वो सोच रहा है कि मैं स्पीड ब्रेकर खा के कहीं इतना ना गिर जाऊं कि मैं चलने के लिए भी ना रह पाऊं। फास्टेस्ट ट्रेन उसको मिले, वो इस तरह की तरफ देख रहा है, उस तरफ बढ़ रहा है। और उसने कहा कि इस तरह से अगर रिसोर्सेज की जरूरत है तो उसको लगता नहीं है। जब कोई अच्छाई की तरफ चीजें बढ़ती हैं तो लोग रिसोर्सेज में सहयोग भी करते हैं। जिस तरह से अगर हम एनसीआर की बात करें, महाराष्ट्र में जिस तरह से रेल के किरायों में कटौती की गई, जो बढ़ाए गए थे, क्या यहाँ पर कटौती की जा सकेगी? क्योंकि अगर हम दीपेंद्र हुड्डा की बात करें तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि तब तक संघर्ष करता रहूँगा जब तक रेल के किरायों में कटौती नहीं होती, और उन्होंने एनसीआर के सभी एमपी से ये गुजारिश की है। देखिए, अभी कांग्रेस को काफ़ी संघर्ष करने का वक्त मिलेगा। शासन किया है 10 वर्षों तक, और हम चाहेंगे वो अच्छा संघर्ष करें, लगातार संघर्ष करें। और जो लोकहित की बात है वो सरकार देखेगी। सरकार इन सब बातों की मतलब मुझे लगता है कि बीजेपी के जो कंसर्न हैं, नरेंद्र मोदी के कंसर्न हैं, वो जनता के साथ और ज़्यादा गहरे हैं, क्योंकि जनता ने जिस प्रकार से समर्थन दिया है, तो अगर कांग्रेस को तो इस बार के टेम्परेचर से भी कम सीटें मिली हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त होता है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पे जाने के बाद हम बात करेंगे बीजेपी की हरियाणा में क्या स्थिति है। क्या वाकई गठबंधन चलेगा हजका के साथ, या उस पर भी सियासत अभी बरकरार है?